हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज फिर से मैं जीएस का सेशन लेकर आया हूं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा प्रतिदिन जीके एवं जीएस का सेशन चल रहा है, जिसमें जितने भी प्रश्न होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं सभी एग्जामों के लिए। ठीक है दोस्त, तो चलते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्त, पहला प्रश्न आपका है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्त, फोटोग्राफी में जो प्रयुक्त होता है हाइपो, उसका रासायनिक नाम क्या है दोस्त? वो है सोडियम थायोसल्फेट। क्या होता है दोस्त? सोडियम थायोसल्फेट। तो आप ध्यान रखिएगा, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है दोस्त? सोडियम थायोसल्फेट। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। ऑक्जेनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? तो दोस्त, ऑक्जेनोमीटर के द्वारा जो मापन किया जाता है दोस्त, वो किसकी माप की जाती है? तो वह है दोस्त पौधों की रेखीय वृद्धि दर। जो पौधे की जो रेखीय वृद्धि दर है, उसकी जो मापन की जाती है किसके द्वारा दोस्त? ये की जाती है ऑक्जेनोमीटर के द्वारा। आप ध्यान रखिएगा, जो पौधे की जो रेखीय वृद्धि, पौधे में किस प्रकार की वृद्धि हो रही है या वृद्धि कितनी हुई है, तो इसको अगर हम ज्ञात करना है तो ऑक्जेनोमीटर के द्वारा हम मापन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसका आंसर क्या है? पौधे की रेखीय वृद्धि दर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? तो दोस्त, अगर यदि आप ताप बढ़ा दें तो जो अर्धचालक होती है उसकी चालकता क्या होती है दोस्त? वो बढ़ जाती है। अगर ताप बढ़ाएं तो अर्धचालक की चालकता क्या होती है दोस्त? वो बढ़ जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? बढ़ जाती है। जैसे दोस्त, अर्धचालक में सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? अर्धचालक धातु हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्या होती है? वो बढ़ जाती है। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। केलोमल का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्त, केलोमल, जो केलोमल होता है उसका रासायनिक नाम क्या होता है दोस्त? ये होता है मर्क्यूरिक क्लोराइड। क्या होता है दोस्त? मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो आप ध्यान रखिएगा, केलोमल का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है दोस्त? मर्क्यूरिक क्लोराइड। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? मर्क्यूरिक क्लोराइड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्त, भारी जल का जो रासायनिक नाम है वो क्या है दोस्त? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है दोस्त? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ध्यान रखिएगा, भारी जल का जो रासायनिक नाम है क्या है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और भारी जल का उपयोग कहाँ होता है दोस्त? भारी जल का उपयोग होता है परमाणु, जो परमाणु कार्य होते हैं उसे बनाने में भारी जल का प्रयोग होता है। साथ ही दोस्त, इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है DO2। क्या होता है दोस्त? D2O। तो आप ध्यान रखिएगा, जो भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? D2O। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है? तो दोस्त, विद्युत जो तीव्रता होती है उसका मात्रक क्या होती है दोस्त? वो होती है न्यूटन प्रति कूलम। क्या दोस्त? न्यूटन प्रति कूलम। तो आप ध्यान रखिएगा, विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है दोस्त, साथ ही विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर, जैसा कि आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्त, साथ ही बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, शक्ति का मात्रक वाट। तो कुछ इंपॉर्टेंट जो मात्रक हैं उन्हें आप हमेशा याद रखें, क्योंकि यहाँ से सवाल अक्सर एग्जाम में आते हैं। तो विद्युत तीव्रता का मात्रक क्या है दोस्त? न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्त, जो कवक होते हैं जिसे हम फंजाई भी कहते हैं, इसका अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त? इसका जो अध्ययन कहलाता है कवक का, वो कहलाता है माइकोलॉजी। कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी, जिसमें कवक के बारे में अध्ययन किया जाता है। साथ ही दोस्त, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है दोस्त? तो फाइकोलॉजी जो है यह है शैवालों का अध्ययन। यदि आपसे पूछे कि शैवालों का अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो फाइकोलॉजी। ठीक है दोस्त, तो आप ध्यान रखिएगा,
कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? माइकोलॉजी, कवक। चलते हैं प्रश्न नंबर 8। किस कवक का उपयोग अंतरिक्ष शोध में किया जाता है? तो दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं, कुछ जो कवक होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसे हम खाने के रूप में भी प्रयोग करते हैं, भोजन के रूप में। साथ ही साथ कुछ कवक का उपयोग हम अंतरिक्ष शोध में भी करते हैं। तो जिस कवक का उपयोग हम अंतरिक्ष शोध में करते हैं उसका नाम क्या है दोस्त? वो है एनाबीना। एनाबीना जो कवक है इसका उपयोग हम अंतरिक्ष शोध में करते हैं। साथ ही दोस्त जैसे कि मैं बता चुका हूँ, कवक का अध्ययन को क्या कहते हैं? माइकोलॉजी। क्या दोस्त? माइकोलॉजी। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका आ जाएगा एनाबीना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिससे हम क्या कहते हैं? तो दोस्त जो प्रकाश होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं। क्या होता है दोस्त? प्रकाश जो है छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिसे हम कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं दोस्त? फोटोन। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रकाश जो छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बने होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फोटोन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? फोटोन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 10। डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है? तो दोस्त जो डॉपलर होता है उसका प्रभाव किससे संबंधित दोस्त? तो ये संबंधित है ध्वनि से। तो ध्यान रखिएगा, डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है? ध्वनि से। कि किस प्रकार की ध्वनि का मापन किया जा सकता है, ध्वनि की जो गुणवत्ता होती है, ध्वनि की जो स्वीटनेस होती है, ध्वनि की जो पिच पर निर्भर करती है किस प्रकार, वो सभी जितने भी प्रभाव हैं वो डॉपलर के प्रभाव पर निर्भर करते हैं। तो ध्वनि किससे संबंध है? डॉपलर के प्रभाव से। तो आप ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त डॉपलर का प्रभाव जो है ये ब्रह्मांड से भी रिलेटेड है। ब्रह्मांड का जो विकास हुआ है, उसका उद्भव हुआ है, उसका जो ज्ञान या जानकारी जो मिलता है वो भी डॉपलर का प्रभाव से ही संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा, डॉपलर का प्रभाव जो है ध्वनि से संबंधित है, साथ ही साथ ब्रह्मांड के विकास से भी है। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? ध्वनि। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 11। सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के निकट अंडाकार दिखाई देते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो दोस्त सूर्य और चंद्रमा जो क्षितिज होते हैं उसके निकट अंडाकार टाइप के दिखाई देते हैं। तो इसका जो प्रमुख कारण है दोस्त वो क्या है? अपवर्तन। क्या दोस्त? अपवर्तन। अपवर्तन के कारण ही सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के निकट अंडाकार दिखाई देते हैं। तो इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्त? अपवर्तन। जैसा कि आप सभी जानते हैं अपवर्तन के बहुत गुण हैं। जैसे कि आप आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस कारण से होता है? तो वो भी अपवर्तन के कारण ही होते हैं। तारे में जो आकाश जो तारे में टिमटिमाते हैं वो भी किसका कारण है? अपवर्तन का कारण है। साथ ही दोस्त जो सिक्के होते हैं वो पानी में अगर डुबाने के बाद जो उठा हुआ दिखाई देता है तो वो भी अपवर्तन के कारण ही होते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, सूर्य और चंद्रमा क्षितिज के निकट अंडाकार दिखाई देते हैं, इसका प्रमुख कारण है अपवर्तन। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? अपवर्तन। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 12। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का योग करते हुए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्त जो सूर्य के प्रकाश के जो अदृश्य भाग हैं जिसे हम नहीं देख सकते हैं, जिसे हम अपने आंखों द्वारा नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उसको योग जो करते हुए प्रकाश संश्लेषण की जो अभिक्रिया होती है ये किसके द्वारा की जाती है दोस्त? ये जाती है जीवाणु के द्वारा। सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग का योग करते हुए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया किसके द्वारा की जाती है? ये जीवाणु के द्वारा, जीवाणु के द्वारा की जाती है। साथ ही दोस्त जीवाणु के अध्ययन को क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? जीवाणु। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 13। एक कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्त एक कार बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ के रूप में जिसका उपयोग हम करते हैं वो क्या है दोस्त? सल्फ्यूरिक एसिड। क्या दोस्त? सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग हम बैटरी के रूप में करते हैं। जो बैटरी हमारा होता है उसमें जिस अम्ल का प्रयोग होता है वो कौन है दोस्त? सल्फ्यूरिक अम्ल। आप इतना ध्यान रखिएगा,
जो बैटरी हम अपने घरों में यूज करते हैं या किसी प्रकार की बैटरी होते हैं, उसमें कौन सा अम्ल होता है? उसमें जो अम्ल होता है वो होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है दोस्त? इसका सूत्र होता है H2SO4। क्या होता है दोस्त? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रयोग हम बैटरी के रूप में करते हैं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 14। किस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली में पहुंचते हैं? तो दोस्त, जिस प्रक्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे जो कोशिका झिल्ली में पहुंचते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा दोस्त? तो ये प्रक्रिया है परासरण या विसरण। किस प्रकार का प्रक्रिया दोस्त? परासरण या विसरण। तो आप ध्यान रखिएगा, परासरण या विसरण के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे पदार्थ कोशिका झिल्ली में पहुंचते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? परासरण या विसरण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 15। एलिमेंट्री कनाल का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? तो दोस्त, एलिमेंट्री कनाल जिसे हम आहार नल भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, एलिमेंट्री कनाल जिसे हम आहार नल भी कहते हैं, तो इसका सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है दोस्त? छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है इसका सबसे बड़ा हिस्सा होती है आहार नल का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम जब भोजन करते हैं तो मुख्य रूप से जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी प्रोटीन, वसा, सभी का पाचन जो मुख्य रूप से होती है वो छोटी आंत में होती है। तो एलिमेंट्री कनाल का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो क्या है दोस्त? छोटी आंत। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? छोटी आंत। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 16। न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होता है? तो दोस्त, जो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट जो उत्पन्न होते हैं वो होते हैं अस्थि मज्जा। किससे दोस्त? अस्थि मज्जा से ही उत्पन्न होते हैं न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट, जिसे हम बोन मेरो भी इंग्लिश में कहते हैं। तो न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट किससे उत्पन्न होते हैं? अस्थि मज्जा से। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपको हो जाएगा अस्थि मज्जा। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 17। वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त, जो वाहन होते हैं उसमें रियर व्यू मिरर के रूप में जिस दर्पण का उपयोग करते हैं वो कौन सा दर्पण होता है दोस्त? वो होता है उत्तल दर्पण। तो ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग हम वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में करते हैं। साथ ही दोस्त, जो हेडलाइट होते हैं, गाड़ियों की जो हेडलाइट होते हैं उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है? तो वो होता है दोस्त अवतल दर्पण। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछे वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में तो वो है उत्तल दर्पण, परंतु यदि आपसे पूछे हेडलाइट जो रहते हैं उसमें किस दर्पण का उपयोग होता है तो वो होता है अवतल दर्पण, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कन्फ्यूज वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, रियर व्यू मिरर के रूप में उत्तल दर्पण और हेडलाइट में जो रहते हैं उसमें होता है अवतल दर्पण। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 18। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो दोस्त, जो मानव का रक्त का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। कितना होता है दोस्त? 7.4। क्यों होता है दोस्त? क्योंकि जो रक्त हमारे शरीर में पाया जाता है ये क्षारीय होते हैं। किस प्रकार के होते हैं दोस्त? क्षारीय। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो क्षारीय होते हैं उसका पीएच मान हमेशा 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। और साथ ही जो अम्ल होते हैं उसका पीएच मान उसका जो होता है हमेशा 7 से कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी कारण से मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो 7.4 हो गया। तो मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्त? 7.4। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? 7.4। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो दोस्त, जो प्रकाश की तीव्रता होती है उसे मापने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं वो कौन सा उपकरण है दोस्त? वह है लूसीमीटर। लूसीमीटर के द्वारा हम प्रकाश की तीव्रता का मापन कर सकते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए लूसीमीटर का उपयोग हम करते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपको आ जाएगा लूसीमीटर। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 20। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे और अविभाज्य कण को क्या कहा जाता है? तो दोस्त, जो डाल्टन है
उसके परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे और अविभाज्य कण को क्या कहते हैं? परमाणु। क्या कहते हैं दोस्त? परमाणु। जैसा कि आप सभी जानते हैं परमाणु वह छोटे कण होते हैं जो अविभाज्य होते हैं। किस प्रकार के होते हैं दोस्त? अविभाज्य होते हैं और स्वतंत्र होते हैं, किसी भी प्रक्रिया में ये भाग ले सकते हैं, इसी कारण से ये अभाज्य कण माने जाते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ के सबसे छोटे और अविभाज्य कण को क्या कहा जाता है? परमाणु। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? परमाणु। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 21। पीवीसी क्या है? तो दोस्त पीवीसी ये क्या है? यह एक थर्मोप्लास्टिक है। क्या है दोस्त? पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे क्या बोलते हैं दोस्त? पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो क्या है दोस्त? यह थर्मोप्लास्टिक है। तो अब ध्यान रखिएगा, पीवीसी क्या है दोस्त? यह एक थर्मोप्लास्टिक है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? थर्मोप्लास्टिक। इसका आंसर क्या है दोस्त? थर्मोप्लास्टिक। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 22। मार्बल कैंसर क्या होता है? तो दोस्त जो मार्बल कैंसर होता है वो क्या होता है? वो होता है अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का संक्षारण होना, मतलब उसमें हिस्सा होना या उसके रंग को उड़ जाना, उसके जो कलर हैं उसमें पेलिंग आना। तो ये सभी मार्बल कैंसर के कारण होता है। तो अब ध्यान रखिएगा, मार्बल कैंसर का अर्थ क्या हुआ? मतलब मार्बल में कैंसर हो जाना। इसका मतलब क्या हुआ? उसकी जो कोशिकाएं हैं वो पूरी तरह से नष्ट होना, इसका तो अर्थ हुआ ना। अगर मानव की बात की जाए तो मानव की कोशिका क्या होती है? कैंसर में धीरे धीरे नष्ट होती जाती है। तो उसी तरह मार्बल कैंसर का मतलब क्या हुआ कि अम्लीय जो वर्षा होती है उसके कारण संगमरमर का संक्षारण होना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मार्बल कैंसर क्या होता है दोस्त? अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का संक्षारण होना। जैसा कि आप सभी जानते हैं ताजमहल, ताजमहल का जो ब्यूटीफुल या उसकी जो अट्रैक्टिव पॉइंट थी क्यों घट रही है? तो उसका जो मुख्य कारण वो यही है, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के कारण ही उसका जो अट्रैक्शन जो पॉइंट है वो क्या हो रहा है? धीरे धीरे कम होता जा रहा है, जिसके बारे में वैज्ञानिकों ने जांच भी किया है और बताया भी है। तो ध्यान रखिएगा, मार्बल कैंसर का मुख्य कारण यही है, क्योंकि जो ताजमहल बना हुआ है वो मुख्य रूप से संगमरमर का ही यूज किया गया, उसमें संगमरमर का ही यूज है। तो परंतु मार्बल कैंसर अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है? धीरे धीरे उसके जो कलर, उसका जो अट्रैक्शन पॉइंट है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर का संचरण होना। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 23। पक्षियों द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? तो दोस्त जो पक्षी होते हैं वो जिसके द्वारा परागन करते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे बोलते हैं अनिर्थोफिली। क्या दोस्त? अनिर्थोफिली। तो आप ध्यान रखिएगा, पक्षियों द्वारा परागन को क्या कहा जाता है? अनिर्थोफिली। जैसा कि आप सभी जानते हैं पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों को अध्ययन को कहते हैं अनिर्थोलॉजी, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो उसी प्रकार से पक्षियों द्वारा जो परागन होते हैं उसे बोलते हैं हम अनिर्थोफिली। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्त, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आपका हो जाएगा अनिर्थोफिली। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 24। आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित और व्यवस्थित किया जाता है? तो दोस्त जो प्रकाश, जो आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की जो मात्रा होती है वो नियंत्रित की जाती है प्यूपिल के द्वारा। किसके द्वारा दोस्त? प्यूपिल। हमारे जो आँखों में प्रवेश करती है प्रकाश, उसकी जो मात्रा को जिसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है या व्यवस्थित किया जाता है वो होती है प्यूपिल। क्योंकि दोस्त यदि आप धूप में हो तो देखते होंगे कि प्रकाश की किरणें काफ़ी तेज पड़ती है, जिससे हमारी आंखों में जलन होती है। तो लेकिन इसका जो नियंत्रित करती है या व्यवस्थित करती है वो प्यूपिल के द्वारा की जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्त। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? प्यूपिल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 25। शरीर की कौन सी रक्त वाहिका मानव की रक्षक वाहिका कहलाती है? तो दोस्त शरीर की जो रक्त वाहिका होती है उनमें से जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो WBC होती है वे मानव की रक्षक वाहिका कहलाती है, क्योंकि WBC मानव की जो शरीर होती है उसे संक्रमण से पूरी तरह बचाती है। तो इसी कारण से श्वेत रक्त कणिका जो होती है WBC, इसे मानव की रक्षक वाहिका भी
कहते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, शरीर की कौन सी रक्त वाहिका मानव की रक्षक वाहिका कहलाती है दोस्त? यह है श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। तो आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? इसका आंसर आपका हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 26। पके हुए फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्त जो पके हुए फल होते हैं उसमें जो अम्ल पाया जाता है वो होता है मौलिक अम्ल। कौन सा दोस्त? मौलिक अम्ल। तो आप ध्यान रखिएगा, पके हुए फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। जैसा कि मैं बता चुका हूँ पहले भी, जैसे टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, अंगूर में टार्टरिक अम्ल, और बात की जाए नींबू, इमली, सिट्रिक अम्ल। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता चुका हूँ कि अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। ठीक है दोस्त, साथ ही साथ अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टा भी होते हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही क्षारीय का pH मान 7 से हमेशा अधिक होता है और वो स्वाद में कड़वा होते हैं। साथ ही उदासीन, जैसा कि पानी क्या उदासीन है, क्योंकि उसका pH मान पूरी तरह से 7 होती है, और जिसका pH मान 7 हो वह उदासीन होता है। 7 से कम हो तो अम्लीय, और 7 से अधिक हो तो क्षारीय। तो आप ध्यान रखिएगा, पके हुए फल में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्त? तो वो होती है मौलिक अम्ल। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 27। बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो दोस्त जो बुझे हुए चूने होते हैं उसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है दोस्त? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आप ध्यान रखिएगा, बुझे हुए चूने का क्या होता है दोस्त? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। परंतु आपसे पूछे बिना बुझे हुए चूने का तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। क्योंकि बुझे हुए चूने मतलब इसमें क्या, उसमें पानी की मात्रा है, तो इसी कारण से क्या होता है, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तन हो जाता है। परंतु बिना बुझे हुए चूना जो होता है उसमें क्या है, पानी का मात्रा नहीं है, वो बुझा हुआ नहीं है, तो इस कारण से उसे हम कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, बुझे हुए चूने को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बिना बुझे हुए चूनों को क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। तो आप ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी कंफ्यूज वाला क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप रिवीजन कर लें तो अच्छा रहे, 2-3 बार देख लें तो और बढ़िया बात है। ठीक है दोस्त, तो इसका आंसर क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 28। रेंसिडिटी किस प्रकार की प्रतिक्रिया का उदाहरण है? तो दोस्त रेंसिडिटी जो होती है ये किस प्रकार की प्रतिक्रिया उदाहरण दोस्त? ये है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण, रेंसिडिटी क्या होती है? रेंसिडिटी का मतलब होता है कि किसी बदबू आना। जैसे कि आप भोजन होते हैं उससे रात में बनाए और दिन में छोड़ दें तो देखें उसमें क्या आता है, थोड़ा सा बदबू आने लगता है, उसकी जो फ्रेशनेसिटी होती है, फ्रेशनेसिटी वो भी समाप्त हो जाती है, उसकी जो ताज़ापन रहती है वो भी समाप्त हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब होता है बासी या जो सड़ी गली चीज़ें, उसी प्रकार से समझ सकते हैं। तो रेंसिडिटी किस प्रकार की प्रतिक्रिया का उदाहरण दोस्त? ये है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण के कारण ही रेंसिडिटी भोजन में उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 29। सांप, कछुआ, मगरमच्छ जानवर के किस श्रेणी में आते हैं? तो दोस्त जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सभी जितने भी जानवर हैं ये रेंग के चलते हैं, रेंगते हैं, क्रिपनेट करते हैं। तो इसी कारण से सांप, कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली इत्यादि सभी रेप्टाइल्स में आते हैं। किस प्रकार के दोस्त? रेप्टाइल्स, क्योंकि ये रेंग के चलते हैं, रेंगते हुए चलते हैं, इसी कारण से ये रेप्टाइल्स वर्ग में आते हैं। जैसा कि आप मेढक, मेढक किस वर्ग में आते हैं? ये आते हैं एम्फीबिया, एम्फीबियन में आते हैं, जैसे आप एम्फीबिया भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जल और थल दोनों पर रह सकते हैं। इनका जो जीवन होता है जल और थल दोनों पर निर्भर कर सकता है, इसी कारण से हम मेढक को एम्फीबियन कहते हैं। साथ ही दोस्त मेमल्स जो स्तनधारी होते हैं, जैसे मानव हो गया, व्हेल मछली, ये सब क्या है? ये सभी स्तनधारी होते हैं, मेमल्स होते हैं। मेमल्स उसे कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाता हो, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हो उसे ही मेमल्स कहते हैं। जैसे हो गया मानव, बता दिए हैं, साथ ही हाथी, गाय, बकरी, जितने भी दूध देने वाली जानवर हो या प्राणी हो उसे हम मेमल्स कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, सांप, कछुआ, मगरमच्छ,
छिपकली इत्यादि, ये सभी रेप्टाइल्स होते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? रेप्टाइल्स। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 30 और आज का अंतिम प्रश्न। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके संक्रमण के कारण होता है? तो दोस्त जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है वो जो संक्रमण के कारण जिस पदार्थ के कारण होता है वो क्या होता है दोस्त? नाइट्रेट। नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाने पर ब्लू बेबी सिंड्रोम होने की गुंजाइश अधिक हो जाती है। तो आप ध्यान रखिएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके कारण होता है दोस्त? तो ये होती है नाइट्रेट के संक्रमण के कारण। किसके दोस्त? नाइट्रेट। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या है दोस्त? नाइट्रेट। ठीक है दोस्त, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये सेशन काफ़ी पसंद भी आया होगा। ठीक है दोस्त, और साथ दोस्त जितने भी फ्रेंड हैं वो अधिक से अधिक हमारे साथ जुड़ें, साथ ही हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब भी कर लें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। ठीक है दोस्त, और अपने जितने भी फ्रेंड हैं उन्हें जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट करें ताकि हमारे साथ जुड़ें और इनका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच।